हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रशांत शुक्ला। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर पुष्पिपाद में लैंगिक प्रजनन, जिसमें हमारा पहला हेडिंग होगा पुष्प, क्योंकि जो पुष्प होते हैं वही आगे चलकर फल का निर्माण करते हैं। और अगर पुष्प में लैंगिक प्रजनन या परागण की प्रक्रिया नहीं हुई तो उसमें फल का निर्माण नहीं हो सकता है। तो जो पुष्प होता है वो होता क्या है? आवृत्तबीजी पौधे को, मतलब जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं वे, उसमें जो पुष्प होता है वो उनकी जनन संरचना होती है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं लिखा क्या गया है, आवृत्तबीजी पौधे की जो जनन संरचना है वही क्या होता है? पुष्प होता है। आवृत्तबीजी पौधे होते क्या हैं? ऐसे पौधे जिसमें पुष्प लगते हैं। ऐसे पौधे जिसमें पुष्प लगे उसे क्या कहते हैं? आवृत्तबीजी पौधे। ऐसे पौधे जिसमें पुष्प न लगे उसे क्या कहते हैं? अनावृत्तबीजी पौधे। तो आवृत्तबीजी पौधों में जो जनन संरचना होती है वो क्या होती है? पुष्प होती है। यह पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। जो पुष्प होता है पौधे का क्या होता है? सबसे आकर्षक भाग होता है। लैंगिक जनन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पुष्प में होती हैं। मतलब जो लैंगिक जनन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती हैं वो किसमें होती हैं? पुष्प में होती हैं। अतः बिना पुष्प के भ्रूण एवं बीज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है पुष्प? तो सभी प्रकार के पुष्प पत्र, रंग, रचना तथा कार्य में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो पुष्प होते हैं अलग अलग पौधों में अलग अलग रंग के होते हैं और अलग अलग उनका फंक्शन या कार्य होता है, ठीक है। तथा जो पुष्प होते हैं वो मुख्यतः 4 चक्रों में विन्यासित होते हैं। विन्यासित मतलब अलग अलग बटे होते हैं। जो पुष्प होते हैं वो 4 भागों में बटे होते हैं। और 4 प्रकार के जो पुष्प के नाम हैं वो इस प्रकार के आपके समक्ष दिए गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा वाह्यदलपुंज। वाह्यदलपुंज क्या होता है? वो पुष्प का सबसे बाहरी भाग, पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो वाह्यदलपुंज कहलाता है। और उसके बाद जो दूसरा भाग होता है वो दलपुंज कहलाता है। तीसरा भाग जो होता है वो पुमंग कहलाता है। चौथा भाग जो होता है वो क्या है? जायांग है। तो वाह्यदलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो कि हरे कलर में होता है। दलपुंज जो होता है वो पुष्प का सबसे आकर्षक भाग, जो पुष्प का अगर मतलब कि पेड़ का सबसे आकर्षक भाग बोला जाए तो वो पुष्प होता है। और पुष्प का सबसे आकर्षक भाग बोला जाए तो वो क्या होता है? वो दलपुंज होता है। ये पुंज क्या होता है? पुंज वर्ड जो है वो समूह को इंडिकेट कर रहा है। मतलब बहुत सारे दल मिलकर के दलपुंज का निर्माण करेंगे और बहुत सारे वाह्य दल मिलकर के वाह्य दलपुंज का निर्माण करेंगे। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो पुमंग है। पुमंग होता क्या है? जो पुमंग होता है वो पुष्प का नर भाग होता है। जो जायांग होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। पुमंग को हम पुंकेसर भी कहते हैं और जायांग को हम स्त्री केसर भी कहते हैं। तो पुमंग पुष्प का नर भाग और जायांग पुष्प का मादा भाग होती है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ें तो पहला हमारा पॉइंट होगा वाह्य दलपुंज। तो हमने आपको बता रखा है, जो वाह्य दलपुंज नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जो वाह्य दलपुंज होगा ये पुष्प के सबसे बाहरी छोर पे पाया जाएगा। तो यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। जो वाह्य दलपुंज होता है वो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। वाह्य दलों को सम्मिलित रूप में वाह्य दलपुंज कहते हैं। तो अभी हमने आपको पहले ही बताया कि वाह्य दलों को, बहुत सारे वाह्य दलों को अगर हम मिला देंगे तो वाह्य दल पुंज होगा। पुंज है क्या? पुंज मतलब बहुत सारा ग्रुप। तो वाह्य दलों का बहुत सारा ग्रुप क्या कहलाता है? वाह्य दल पुंज कहलाता है। कलिका अवस्था में पुष्प के सभी भागों को ये जोड़े रखते हैं। जो वाह्य दल पुंज होता है वो पुष्प के सभी भागों को कब? जब एक कलिका अवस्था में, कली अवस्था में होते हैं तो वाह्य दल पुंज सभी को एक में जोड़े रखता है और उनकी रक्षा करता है। वाह्य दल प्रायः हरे होते हैं। जो वाह्य दल क्या होते हैं? वो प्रायः हरे होते हैं, परंतु कभी कभी ये रंगीन हो जाते हैं। मतलब इसका ये हुआ, ज़्यादातर जो वाह्य दलपुंज होता है वो हरा हरा होता है, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है? रंगीन हो जाता है। जब ये रंगीन होते हैं, जब वाह्य दल होंगे, जब कब कैसे होंगे? हरे होंगे, तब तो इन्हें वाह्य दल पुंज कहा जाएगा। लेकिन जब ये कभी रंगीन हो जाते हैं तब इन्हें क्या कहा जाता है? दलाव। दलाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेटलवाइड, ठीक है। तो ऐसा किसमें होता है? जैसे एग्जाम्पल आपके समक्ष हैं, आइरिस, ट्यूलिप, ग्लैडियोलस आदि में। ऐसा किसमें होता है? ट्यूलिप में, आइरिस और ग्लैडियोलस, ये सब क्या हैं? ये सब फ्लावरिंग प्लांट हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो वाह्य दल होता है, वाह्य दल पुंज होता है वो कैसा होता है? कलरफुल होता है, ठीक है। तो ये प्रायः कीटों को आकर्षित के लिए होते हैं, जो वाह्य दल पुंज होते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ें तो वाह्य दल, तो वाह्य दल के ही बारे में क्या लिखा गया है? यदि पुष्प के खिलने के बाद, मतलब जब पुष्प खिले और उसके तुरंत बाद ही क्या हो? उसके वाह्य दल पुंज क्या हो? गिर जाएं।
जब पुष्प खिले और तुरंत उसके बाह्य दल पुंज गिर जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्णपाती। क्या कहते हैं? पर्णपाती। लेकिन कुछ पौधों में जो बाह्य दल होते हैं वो चिरस्थायी। चिरस्थायी मतलब उसके जीवन पर्यंत बने रहते हैं, फल के साथ जीवन पर्यंत बने रहते हैं, तो उसे हम परसिस्टेंट कहते हैं या चिरस्थायी कहते हैं। मतलब चिरस्थायी होता क्या है? फल लगने के बाद भी ये लगे रहते हैं। ऐसा किसमें आपको देखने को मिलेगा? तो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। पहला है टमाटर, दूसरा है मिर्च, तीसरा मकोए आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सोलेनम नाइग्रम क्या है? मकोए का वैज्ञानिक नाम है। और यहीं पे सोलेनम ट्यूबरोसम होता तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो है वो आलू का वैज्ञानिक नाम होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट होगा दूसरा। मतलब हम जानते हैं पुष्प 4 भागों से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। तो दूसरे हेडिंग की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा हेडिंग है दलपुंज। दलपुंज होता क्या है? यह पुष्प का दूसरा चक्र है। दलपुंज, पुंज क्या है? हमने आपको बताया, पुंज शब्द जो है समूह को इंडिकेट या प्रदर्शित करता है। तो दल, बहुत सारे दलों को मिलाकर के दलपुंज का निर्माण होता है। तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो बाह्य दलपुंज के भीतर स्थित होता है। बाह्य दलपुंज के उसके अंदर स्थित होगा। क्या? दलपुंज। और दलों को सम्मिलित रूप से दलपुंज कहा जाता है। देखिए, बहुत सारे दलों को अगर हमने मिला दिया तो उसे हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। पुष्पों में इनका भड़कीला रंग, भड़कीला मतलब सुंदर रंग, और सुगंध मतलब इनकी जो महक है उससे जो मकरंद कोश, नेक्टेरियस मतलब उसमें मकरंद कोश होते हैं, उससे निकलने वाले मकरंद मतलब जो महक होगी उससे कीट मतलब उनके रंगों को देख करके, उनके महक को सूंघ करके जो पुष्प होते हैं वो दलपुंज की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं, और आगे चल करके ये परागण में सहायता करते हैं। अगर कीट इनकी ओर आकर्षित होंगे तो आकर के इन पर बैठेंगे, तो पुष्प के भागों पर बैठेंगे, तो उनके माध्यम से आगे चल करके क्या होता है? परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो आगे ही दलपुंज के बारे में ही ये देखते हैं क्या है। वाह्य दलपुंज की भांति, मतलब जिस प्रकार से वाह्य दलपुंज वो पुष्प के खिलने के बाद अगर गिर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते थे? उसे हम पर्णपाती कहते हैं। वैसे दलपुंज भी क्या होते हैं? अगर पुष्प खिलने के बाद तुरंत मतलब कुछ समय पश्चात वो गिर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्णपाती कहते हैं। लेकिन अगर ये पुष्प के साथ लगातार बने रहते हैं, जो दलपुंज हैं अगर पुष्प के साथ लगातार बने हुए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चिरस्थायी। चिरस्थायी को क्या कहते हैं? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब परमानेंट। ठीक है, पुष्प के साथ लगे होते हैं। तो पुष्प में जब भी दल पृथक पृथक होते हैं तो इन्हें पृथक दली कहते हैं। मतलब पुष्प में जो दल होता है, दल किसे कहते हैं? जो पुष्प का सबसे रंगीन भाग होता है, जो हम लोग को, मनुष्य हो या जानवर, इंसेक्ट कोई भी हो, उनको जो अट्रैक्ट करता है अपने साइड, वही क्या होता है? दल होता है। तो जब दल अलग अलग होते हैं, मतलब दल एक दूसरे से चिपके मतलब कि अटैच ना हो, तब उन्हें पृथक दली कहते हैं। और जब ये मतलब कि दल पुंज जो हैं वो आपस में संयुक्त होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त दली। तो पृथक दली को हम पॉलीपेटैलस कहते हैं और संयुक्त दली को हम गैमोपेटैलस कहते हैं। परिदलपुंज इंपॉर्टेंट हेडिंग है। देखिए, परिदलपुंज होता क्या है? कुछ ऐसे हमको पादप देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो पुष्प होते हैं, पुष्प में जो बाह्य दल होता है और जो दल होता है उसको आप देख करके पता ही नहीं कर पाएंगे कि उसमें कौन सा बाह्य दल है और कौन सा दल है। तो ऐसे पौधों की जो स्थिति होती है, मतलब ऐसे पुष्प जिसमें बाह्य दल और दल में अंतर न किया जा सके, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम परिदल पुंज कहते हैं। ठीक है, तो तीसरी हमारी हेडिंग है। तीसरी हमारी हेडिंग क्या है? पुमंग। पुमंग क्या है? पुष्प का तीसरा मेन इंपॉर्टेंट भाग है। पहला हमने पढ़ रखा बाह्य दलपुंज, दूसरा हमने पढ़ा दलपुंज, तीसरा हमारा है पुमंग। पुमंग होता क्या है? पुमंग जो होता है वो पुष्प का नरभाग होता है। पुमंग को हम पुंकेसर कहते हैं। लेकिन पुंकेसर किसे कहते हैं? जो पुष्प जो तंतु से और परागकोश, तंतु और परागकोश का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। लेकिन जो पुमंग होता है वो पुष्प का क्या होता है? नर भाग होता है। पुमंग या पुंकेसर कहिए, ठीक है, वो दोनों एक ही हैं। तो पुष्प का नर जननांग भाग क्या होता है? पुमंग कहलाता है। विभिन्न पादप जातियों एवं वंशों के पुमंग में पुंकेसर की संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकते हैं। मतलब अलग अलग जाति के और अलग अलग वंश के जो पादप होंगे, उनके पुष्प के जो पुमंग होंगे, मतलब जो पुंकेसर होंगे, उसमें उनकी संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो प्रत्येक पुंकेसर, हमने आपको बताया पुंकेसर क्या है? पुष्प
का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव मतलब नर जन भाग है। तो प्रत्येक पुष्प के 2 भाग होते हैं, प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला है तंतु, दूसरा है परागकोश। तंतु और परागकोश, और तंतु और परागकोश का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। तो पुमंग के ही बारे में है, देखते हैं क्या है। आमतौर पर परागकोश 2 अथवा मतलब जब परागकोश 2 भागों में बीचों बीच उनको काटिए, तो अगर वो 2 भागों में बट जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइथिकस कहते हैं। जैसे किसमें होता है? गुड़हल में। और किसी किसी प्लांट में क्या होता है, वो मोनोथिकस मतलब एक ही पाली में होते हैं, उनको 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो पुमंग ऐसे भी पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक पाली पुनः 2 कोष्ठक में बट जाती है। मतलब जो आप बीचों बीच उनको काटेंगे तो 2 पाली में हो गए। मतलब किसी किसी में ये द्विपाली होते हैं और किसी किसी में एक पाली होते हैं ये। तो जब इसे बीचों बीच काटने पर 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं तो इन्हें हम द्विपाली या डाइथिकस कहते हैं। और जब ये 2 बराबर भागों में न बटे तब इन्हें क्या कहते हैं? एक पाली कहते हैं या मोनोथिकस कहते हैं। और जो आप इसको बीचों बीच काटेंगे उनके बाद भी ये क्या होंगे? 2 अलग अलग कोष्ठकों में ये बट जाते हैं और उन्हीं कोष्ठक में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। तो पराग कण का निर्माण पूछा जाए, पराग कण का निर्माण किसमें होता है? तो पुमंग या पराग कोश में। पराग कोश भी आप बता सकते हैं, अगर ऑप्शन में दिया है पराग कोश तो पराग कण का निर्माण किसमें होगा? पराग कोश में होगा। और नहीं दिया है तो पुमंग लगाएंगे, और पुमंग या पुंकेसर लगाइए, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले हेडिंग की ओर। अगला हमारा चौथा हेडिंग है जायांग। पुष्प का जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग होता है वो क्या है? जायांग होता है। जायांग को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। तो जायांग या स्त्री केसर, स्त्री केसर शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि ये जो स्त्री केसर या जायांग है पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। मतलब पुष्प का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? जायांग होता है। तो यह पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। जायांग एक अथवा अनेक अंडकों से बना होता है। जो जायांग होता है वो एक अथवा अनेक अंडकों से मिलकर बना होता है। और प्रायः पुष्प के सभी अंडक मतलब जो पुष्प में अंडक होते हैं वो एक दूसरे से मिल करके अंडाशय का निर्माण करते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में हम ओवरी कहते हैं। तो ऐसे अंडाशय संयुक्त अंडपी कहते हैं। मतलब जब पुष्प के अंडक मिल करके मतलब जो पुष्प में अंडक का निर्माण होता है अगर वो एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उन्हें हम संयुक्तांडपी कहते हैं। और जब ये अलग अलग होते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं? वियुक्तांडपी। संयुक्तांडपी को हम सिनकार्पस कहते हैं और वियुक्तांडपी को हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला हमारा पॉइंट होगा कि जो प्रत्येक पुष्प होते हैं, प्रत्येक पुष्प में जो अंडक होते हैं, अंडक, तो अंडक मेनली 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ जो अंडक है वो 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला हमारा क्या है? अंडाशय। दूसरा हमारा आगे आप देखेंगे वो क्या होगा? वर्तिका होगा। और तीसरा होगा वो हमारा वर्तिकाग्र होगा। ठीक है, तो पहले हमारा हेडिंग है अंडाशय। अंडाशय होता क्या है? वो अंडक के निचले फूले हुए जो अंडक होता है उसका निचला फूला हुआ भाग होता है, वही अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर एक गुहा होती है जिसके अंदर एक या अनेक गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं। जो अंडाशय होगा उसके अंदर एक या अनेक गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ओव्यूल, ओव्यूल या बीजांड कहते हैं। तो जब ये बीजाणु एक तंतु को सहायता से दीवार से जुड़े रहते हैं, मतलब ये बीजाणु क्या होते हैं? एक तंतु की सहायता से अंडाशय की दीवार से जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, तो हमने आपको बताया था दूसरा हमारा पॉइंट क्या होगा? वर्तिका होता है। तो अंडाशय ही मतलब नीचे अगर ये होता है तो ब्रॉड होता है। ब्रॉड मतलब बड़े चौड़े में होते हैं। तो जब ये चौड़े होते हैं तो उसी को अंडाशय कहते हैं। आगे चल करके ये नलिका का रूप एक धारण करती है। जो अंडाशय होती है आगे चल करके एक नलिका का रूप धारण कर लेती है। तो इसी नलिकाकार जो रचना बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्तिका कहते हैं। तो अंडाशय के शीर्ष पर एक नलिकाकार रचना पाई जाती है जिसे वर्तिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। तो यह अंडाशय से वर्तिकाग्र को जोड़ती है। तो अंडाशय से वर्तिका नहीं होगा, वर्तिकाग्र होगा। तो यह अंडाशय से वर्तिकाग्र को जोड़ती है। वास्तव में अंडाशय का ऊपरी भाग ही पतला होकर के क्या करता है? वो वर्तिका का निर्माण करता है। तीसरी हमारी हेडिंग है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। तो काम क्या होता है इसका? ये अंडक का शीर्षस्थ मतलब जो अंडक 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं अंडक के।
तो पहला आपने अंडाशय देखा, दूसरा वर्तिका देखा और तीसरा क्या है, वर्तिकाग्र है। तो अंडक का शीर्षस्थ भाग है, जो सबसे ऊपरी भाग होगा अंडक का, वही क्या होता है, स्टिग्मा होता है या वर्तिकाग्र होता है। परागण के समय परागकण, ध्यान दीजिए, परागण और परागकण दोनों अलग होते हैं। परागकण एक प्रक्रिया है, परागण क्या है, परागण एक प्रक्रिया है और परागकण जो होते हैं वो परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में जो परागकण होते हैं, पुष्प का नर भाग होता है, नर जनन भाग होता है क्या, परागकण, जिससे आगे चल करके क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो परागण एक क्रिया है और परागकण परागकोश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलिनेशन परागण हुआ, पॉलन ग्रेन क्या है, परागकण है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। पहला हमारा पॉइंट है ऐसे पुष्प, मतलब ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग एवं जायांग। तो आप ऐसा पुष्प देखिए कोई जिसमें पुमंग मतलब जो पुष्प का नर भाग है और जायांग जो कि नर मतलब कि पुष्प का मादा भाग है। तो ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प के नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। और नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में है ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुमंग उपस्थित हो या फिर जायांग उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। अगर दोनों उपस्थित हैं तो बाइसेक्सुअल, और एक ही उपस्थित है तो उसे यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी पुष्प में भी अलग अलग कैटेगरियां हैं। अगर एक लिंगी पुष्प में हम कहें कि उसमें क्या हो, या तो पुमंग हो या फिर स्त्री केसर हो, तो अगर पुमंग उपस्थित है तो उसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसरी। उस प्लांट को क्या कहते हैं, पुंकेसरी कहते हैं। और ऐसे पुष्प जिसमें मादा भाग या स्त्री केसर उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसरी पुष्प या पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। तो और अगर दोनों उपस्थित हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल को ही हम क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रयी। क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रयी। एक ही पुष्प में अगर दोनों उपस्थित हैं, कौन कौन, पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित हैं, तो उसे हम या बाइसेक्सुअल कहिए या फिर उभय लिंगाश्रयी कहिए, द्विलिंगी कहिए या फिर उभयलिंगी कहिए, एक ही है। और यदि दोनों प्रकार के पुष्प अलग अलग पौधों पर हैं, मतलब एक पुष्प में क्या हो, उसमें जायांग पाया जाए, दूसरे पुष्प में क्या हो, पुमंग पाया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक लिंगाश्रयी। मतलब पुष्प के एक पेड़ के पुष्प में जायांग लगा हुआ, दूसरे पुष्प के पेड़ में क्या लगा, मतलब पेड़ के पुष्प में क्या लगा हुआ है, पुमंग लगा हुआ है। तो एक में जायांग, दूसरे में पुमंग लगा हुआ है, तो अलग अलग हुए ना, तो अलग इसमें एक उसमें भी एक, तो एक लिंगाश्रयी से हम कहेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं उनके गुणों को। पुष्प के रहने से क्या क्या फायदे हैं। तो पुष्प लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाला रूपांतरित प्ररोह है। मतलब जो पुष्प है वो लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाला एक प्लांट का रूपांतरित भाग होता है, जिससे जनन क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इसकी उर्वर पत्तियां, फर्टाइल लीव, सूक्ष्म बीजाणुपर्ण या पुमंग अथवा महाबीजाणुपर्ण को क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। और ध्यान दीजिए, पुमंग पर क्या होते हैं, जिन पर क्रमशः मतलब बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणुपर्ण को पुमंग कहते हैं, पुमंग पर क्या होगा, परागकोश होते हैं। और महाबीजाणुपर्ण को हम जायांग कहते हैं, जिसमें जायांग में क्या होते हैं, बीजाणु उपस्थित होते हैं। तो परागकोश से परागकण और अंडाशय, मतलब कि जो जायांग होते हैं उसमें बीजांड होते हैं, तो परागकण और बीजांड मिलकर के ही आगे क्या करते हैं, फल का निर्माण करते हैं और आगे उसमें बीज का निर्माण हो जाता है। तो परागकोश में परागकण तथा बीजांड में अंड उत्पन्न होते हैं। तो परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं और बीजांड में क्या होते हैं, एग उपस्थित होते हैं। तो यही परागकण स्टिग्मा के माध्यम से वर्तिका के से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, अंडाशय में पहुँचते हैं। बीजांड में उपस्थित जो अंड होते हैं उनसे निषेचित होकर के ये क्या करते हैं, आगे ये फल का निर्माण करते हैं, उसमें बीज का निर्माण हो जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है, अधिकांश आवृत्ति बीजियों में परागण की विधियों के लिए पुष्प रूपांतरित होते हैं। जो आवृत्ति बीजी पौधे हैं, तो मत भूलिए आवृत्ति बीजी पौधे होते क्या हैं, जो आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं उसमें पुष्प लगते हैं। अनावृत्ति बीजी पौधे क्या होते हैं, वो उसमें पुष्प नहीं लगते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है, पुष्प के बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। मतलब जो दलपुंज होगा पुष्प का और
बाह्य दल पुंज जो होगा और दल पुंज जो होगा वो पुष्प के परागण की क्रिया में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। परागण की क्रिया होती क्या है, तो पुष्प के परागकोश से, पुष्प के परागकोश से पराग कण निकल करके जब वर्तिकाग्र पर आ गिरते हैं, कहाँ पर, पुष्प के परागकोश से पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है। चौथा हमारा पॉइंट है, पुष्प परागण के लिए स्थान प्रदान करते हैं। जो परागण की प्रक्रिया होती है कहाँ होती है, पुष्प में होती है। तो पुष्प क्या करते हैं, पुष्प परागण के लिए स्थान प्रदान करते हैं। परागकण अंकुरण तथा निषेचन की क्रिया को सफल बनाते हैं। जो परागकण होते हैं वो अंकुरण तथा निषेचन की क्रिया को संपन्न बनाते हैं। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, पुष्प के अंडक तथा अंडाशय परिवर्धित होकर फल बनाते हैं। देखिए पुष्प का जो अंडक होता है, अंडक के 3 पार्ट अभी आपने पढ़ा, कौन कौन से, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये आगे चल के जो अंडाशय वाला भाग होता है तो अंडक अंडाशय में बदल जाता है और अंडाशय आगे चल करके फल का निर्माण करके उसमें बीज का निर्माण कर देता है। अगला हमारा पॉइंट है छठा वाला, पुष्प के कुछ भाग जैसे बाह्य पुंज और अंडाशय के रूपांतरण फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। ठीक है। तो हम जल्द मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जो कि आप इसके आगे पढ़ पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।